फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नए टॉपिक पढ़ेंगे, साइक्लोट्रॉन। टॉपिक का नाम है साइक्लोट्रॉन। ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछता है। तो आज हम लोग साइक्लोट्रॉन के विस्तृत अध्ययन करेंगे कि साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसका रचना क्या है, इससे रिलेटेड जो थ्योरी होगा वो सारी चीज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर में पूछता है, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। बात करते हैं साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो धनावेशित कणों को, जैसे प्रोटॉन हो गया और ड्यूट्रॉन हो गया, अल्फा कण हो गया, को त्वरित करने में, उच्च तीव्रता से त्वरित करने के लिए एक युक्ति है। इसका प्रयोग जो होता है ना कि विखंडन में या ना कि अभिक्रिया में कराया जाता है, ना कि विघटन में इसको हम लोग करवाते हैं। इसका जो आविष्कार हुआ सन 1934 ईस्वी में हुआ। वैज्ञानिक ईओ लॉरेंज तथा एमएस लिंगस्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ध्यान से एक बार समझिएगा कि साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो धनावेशित कणों को, जैसे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कणों को त्वरित करने की, यानी कि उच्च तीव्रता से त्वरित करने की एक युक्ति है। इसका प्रयोग जो होता है वो ना कि विघटन में किया जाता है। ये जो साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन का सबसे पहले आविष्कार सन 1934 ईस्वी में हुआ। इसका आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो ईओ मीन्स एमएस लिंगस्टन तथा ईओ लॉरेंज नामक वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक ने मिलकर साइक्लोट्रॉन का निर्माण किए थे। अब बात करते हैं कि इसका कार्य विधि क्या है। व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल, इसका कार्य सिद्धांत क्या है, किस बेसिस पे ये कार्य करता है। तो कार्य सिद्धांत की बात करते हैं तो जब धनावेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में बार बार गति कराते हैं, जब किसी धनावेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में बार बार गति कराते हैं तो बार बार गति कराने से उसके वेग जो होता है बहुत ही तीव्र हो जाता है। ये जो वेग होगा वो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के जो सर्किल बनते हैं उसकी तीव्रता मीन्स उसकी जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, और कण का जो वेग होता है उस पर निर्भर नहीं करता है। ये निर्भर करता है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो फिर से एक बार कहेंगे, ध्यान से समझिए कि साइक्लोट्रॉन क्या है। तो कहेंगे यह भारी धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कणों आदि को अति उच्च ऊर्जा प्रदान करने के लिए उनको त्वरित करने की एक युक्ति है। ध्यान से समझिएगा कि साइक्लोट्रॉन क्या है। यह भारी धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कणों को अति उच्च ऊर्जा प्रदान करने के लिए उनको त्वरित करने के लिए एक युक्ति है। इन ऊर्जित कणों का प्रयोग नाभिकीय विघटन में किया जाता है। इसका आविष्कार सन 1934 ईस्वी में वैज्ञानिक ईओ लॉरेंज तथा एमएस लिंगस्टन ने किया था। अब बात करते हैं कार्य सिद्धांत। इसका कार्य सिद्धांत क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल। तो इसका कार्य सिद्धांत की बात करते हैं, जब एक आवेशित कण को किसी विद्युत क्षेत्र में अनेक बार गुजार कर उसको अति उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। जब किसी धनावेशित कण को किसी विद्युत क्षेत्र में गुजार कर अति उच्च ऊर्जा प्रदान करते हैं, त्वरित किया जा सकता है। ऐसा विद्युत क्षेत्र के लंबवत कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया जाता है। मीन्स जो धनावेशित कण होते हैं, धनावेशित कण को जब हम चुंबकीय क्षेत्र
सबसे पहले हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं। विद्युत क्षेत्र को ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम उसको बार बार घुमाते हैं और उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उसमें रहता है, जिसके वजह से जो धनावेशित कण होते हैं बहुत अधिक तीव्र गति से वो गति करने लगता है। कण की जो गति होती है, कण की आवृत्ति पथ की त्रिज्या तथा कण के वेग पर निर्भर नहीं करती है। जो कण किसी भी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में जो गति करती है उसके पथ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है और न ही कण के वेग पर निर्भर करती है। अब बात करेंगे रचना, मीन्स साइक्लोट्रॉन की रचना क्या है, रचना की बात करते हैं। अब हम लोग साइक्लोट्रॉन की रचना की बात करेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ लिए साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, और अब जो पढ़ेंगे हम लोग रचना, यानी कि साइक्लोट्रॉन की बनावट कैसे होगी। तो ध्यान से आप समझिएगा, जो चीज हम लोग फिगर बनाते हैं उसी के बारे में, फिगर के बारे में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो चुंबक है। इस दो चुंबकों के बीच में ये आप देख सकते हैं, एक D1 आकार का डिस्क और एक दूसरा D2 आकार का डिस्क इस तरह से पड़ा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं उच्च आवृत्ति का दोलित्र, ये आप देख रहे हैं कि ये जो है मतलब बैटरी के साथ जोड़ दिए हैं और इसमें जैसे ही कोई धनावेशित कण इसमें जाता है, डिस्क में प्रवेश करता है, तो इस एक तो यहाँ पे दो क्षेत्र हो गया, एक तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और दूसरा जो हो गया इस उच्च आवृत्ति का दोलित्र। इसमें जब हम आवेश यानी कि कोई धनावेशित कण अगर हम प्रवेश करवाते हैं इसके सेंटर पॉइंट पे, तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा ये गति करने लगता है, मीन्स दोलित करने लगता है। तो धीरे धीरे ये गति करते हुए ये आपका ये और बड़े त्रिज्या बन करके बड़े वृत्त में इस तरह से ये घूमने लगती है। तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन बन जाता है। ये आपका विक्षेपक प्लेट है P, और ये जो है W विंडो है, खिड़की, जहां से उच्च आवृत्ति की जो ऊर्जाएं होती है वो बाहर निकल करके जहां पर लक्ष्य, मीन्स जहां पर हमें ऊर्जा को देना होता है वहां पर हम विदा कर देते हैं। ये जो है ऊर्जित प्रोटॉन पुंज है। ये ऊर्जित प्रोटॉन पुंज जहां पे हमें आवश्यकता पड़ती है वहां पर उसको डाल देते हैं, जैसे लक्ष्य पे इसको डाल दिए। इसी के बारे में हम लोग रचना में लिखते हैं, जैसे कि इसमें दो छोटे खोखले धात्विक बेलन D1 तथा D2 होते हैं। आप देख सकते हैं ये D1 D2 दो खोखले धात्विक बेलन होते हैं जो D1 D2 आकार के होते हैं, जो D के आकार के होते हैं, इसलिए इनको साइक्लोट्रॉन की डिस्क कहते हैं। चूंकि D1 D2 दो है इसीलिए इसे हम साइक्लोट्रॉन की डिस्क कहते हैं। ये एक निर्वातित प्रकोष्ठ में एक दूसरे के अत्यंत दूरी पर व्यवस्थित की जाती है। मीन्स ये D1 D2 जो आप डिस्क देख रहे हैं, ये दोनों जो है एक दूसरे के एकदम अत्यंत यानी कि बहुत ही नजदीक इसको रखा जाता है, और ये इसको एक निर्वातित प्रकोष्ठ में यानी कि एक ऐसे बॉक्स में रखा जाता है ताकि इसका आवेश जो है वो बाहर न निकल पाए। यह प्रकोष्ठ एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय ध्रुवों N तथा S के बीच में रखा जाता है। यानी कि जो D1 D2 आप देख रहे हैं, शक्तिशाली प्रकोष्ठ को हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रख देते हैं। अब ये किस तरह से काम करता है इसकी कार्य विधि की चर्चा करेंगे। कार्य विधि में क्या करेंगे कि डिस्क के केंद्र के निकट S पर प्रवेश करने वाले धन कण उस D की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये यहां से उच्च आवृत्ति का दोलित्र से कोई भी धनावेशित कण इसके केंद्र की ओर जाती है, तो एक D1 जो है वो अगर पॉजिटिव होगा तो D2 जो होगा निगेटिव होगा। तो ये जो पॉजिटिव इसमें कण जाते हैं तो वो निगेटिव की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो हम लिखे हैं क्या, आकर्षित होते हैं।
जो उस ऋण विभव पर होती है। जैसे ही इसमें धनावेशित कण इसमें जाता है तो ये धनावेशित कण ऋण विभव से आकर्षित होती है, ऋण विभव की ओर आकर्षित होने लगती है, जो इस ओर है D2 की ओर है। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये धन कण डीज के अंदर वृत्ताकार पथ पर चलने लगते हैं, जिसके कारण जैसे ये आकर्षण होने लगता है, जो धनावेशित कण है डीज के कारण, यानी कि जो ऋणावेशित इसमें है, इसमें आकर्षण करने के कारण इसमें गति वो करने लगती है। तो ये गति जो है, अब ये D2 पर इस तरह से गति करेगी। अब ये ऋणावेशित है और D1 जो है वो धनावेशित होगा। तो अब क्या होगा कि D2 से पुनः D1 पर आएगा, D2 से पुनः D1 पर आएगा और ये क्रिया दोहराती रहती है, यानी कि डीज के अंदर वृत्ताकार पथ पर चलेगी। आरोपित चुंबकीय क्षेत्र तथा दोलित्र की आवृत्ति को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि जैसे ही कण बाहर निकलता है, यानी कि S से जैसे ही बाहर निकलता है तो D की ध्रुवता बदल जाती है। मीन्स अगर D2 की ध्रुवता अगर निगेटिव है तो इसकी ध्रुवता बदल जाती है, यानी कि जैसे D2 से D1 डीज की तरफ जाती है तो इसकी ध्रुवता अगर ऋण से ऋण है तो धन हो जाएगी, और धन होगी तो अगर धन रहेगी तो ऋण हो जाएगी। तो वही ध्रुवता बदल जाती है तथा बदल जाती है, अर्थात धन का ऋण अथवा ऋण का धन विभव हो जाता है। यानी कि D1 जो है यदि धन ऋण विभव होगा तो D2 पे जाएगा तो ऋण विभव हो जाएगा, और D2 पर अगर ऋण विभव होगा तो D1 पर धन विभव हो जाएगा। ये चेंज हो जाता है। इससे पुनः कण त्वरित हो जाता है तथा अधिक वेग से अधिक बड़ी त्रिज्या के मार्ग पर चलता है। यानी कि देख सकते हैं एक छोटी त्रिज्या पे चलता है, फिर ये धन से ऋण, ऋण से धन की ओर जाता है, तो ये अपने मार्ग को अधिक त्रिज्या से और अधिक वेग से गति करने लगता है। तो इस तरह से ये गति बार बार दोहराने लगती है। तो पुनः कण त्वरित हो जाता है तब तक कि जब तक कि कण डीज की परिधि के निकट विक्षेपक प्लेट तक नहीं पहुंच जाता है। यानी कि ये तब तक गति करता है जब तक कि ये विक्षेपक प्लेट के नजदीक नहीं आ जाता है। जैसे ही विक्षेपक प्लेट पर आ जाता है तो पहुंच जाता है, जिसके द्वारा यह खिड़की W से लक्ष्य की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है। यानी कि इस विक्षेपक प्लेट के पास जैसी उच्च ऊर्जा के कण आ जाते हैं तो इस खिड़की के द्वारा हमें जहां लक्ष्य पर इसको आरोपित करना होता है उस लक्ष्य पर यह चला जाता है। ऊर्जित प्रोटॉन जो कण होते हैं, पुंज होते हैं, वो लक्ष्य पे चले जाते हैं। इस तरह से इसकी रचना हुई। अब इसकी बात करेंगे सूत्र का निगमन। किस तरह से हम लोग सूत्र का निगमन करेंगे साइक्लोट्रॉन का, ध्यान से समझिएगा। साइक्लोट्रॉन की सूत्र का निगमन, इसमें दो क्षेत्र हैं, एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान से समझिएगा, इसमें दो क्षेत्र है, एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक केंद्र पर एक अभिकेंद्र बल लगाएगा। सूत्र का निगमन में बात करेंगे। माना स्मॉल m द्रव्यमान का धनावेशित कण Q चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार अक्ष पर घूमता है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र के कारण
अभिकेंद्र बल लगेगा, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल के बराबर लगेगा। अतः अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल। आप जानते हैं अभी केंद्र बल जो होगा 1/2 mv² और mv²/r और चुंबकीय बल हम जानते हैं QVB। और चूंकि साइन थीटा चूंकि इसमें जो धनावेशित कण प्रवेश करते हैं तो वो जो होंगे वो आपका 90 डिग्री लंबवत प्रवेश करते हैं, इसलिए हम QVB लिख देते हैं। स्मॉल r अगर निकालना हो तो हम लिख सकते हैं mv²/QVB और ये भी कट जाएगा। स्मॉल r इज इक्वल टू mv/QV। यहां पे आप देखिएगा कि जो आवेशित कण है, आवेशित कण की जो त्रिज्या होगी वो r इज इक्वल टू mv/QV हो जाएगा, mv/QV हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं समय अंतराल की, समय अंतराल की बात करेंगे तो समय बराबर आप जानते हैं दूरी बटा में चाल होता है। अगर हमें समय निकालना हो, ध्यान से समझिएगा, समय चूंकि ये डी जो है आधा सर्किल पूरा कर रहे हैं, डी जो है आधा सर्किल पूरा करेगा तो आधा सर्किल का जो दूरी होगा वो πr हो जाएगा। हम जानते हैं कि समय अंतराल निकालना होगा t इज इक्वल टू होता है या समय इज इक्वल टू होता है दूरी बटा में और चाल हो जाएगा। समय को t करते हैं, दूरी जो है अगर आधा सर्किल अगर करता है ना, यदि आधा सर्किल कंप्लीट करता है तो πr/v हो जाएगा। और t इज इक्वल टू, यदि v का फॉर्मूला अगर हमें निकालना हो, v इज इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं QB r और y स्मॉल m कर सकते हैं। या फिर हम इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, π/v और इनटू r के जगह पर mv/QB करते हैं, v भी कट जाएगा। सो टाइम इज इक्वल टू πm/QB। ये जो फॉर्मूला है टाइम मीन समय अंतराल, ये आधा चक्र को पूरा करने में जो धनावेशित कण का समय लगेगा वो t इज इक्वल टू πm/QB होगा। यदि पूरा चक्र कंप्लीट करता है, यदि एक चक्र पूरा करता है तो हम इसको लिख सकते हैं, ये तो आधा चक्र के लिए है, आधा चक्र का समय अंतराल और पूरा चक्र करेगा तो t इज इक्वल टू हम क्या करते हैं 2πm/QB कर लेते हैं। ये पूरा चक्र के लिए है, मींस एक चक्र अगर गति करेगा कोई भी धनावेशित कण तो उसका जो समय अंतराल होगा t इज इक्वल टू 2πm/QB और यदि आधा चक्र पूरा करेगा तो उसका समय अंतराल t इज इक्वल टू πm/QB होगा। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो आपका समय अंतराल हो गया। अब यदि बात करते हैं आवृत्ति की, यदि हम बात करें आवृत्ति की तो आवृत्ति इज इक्वल टू आप जानते हैं आवृत्ति इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्मॉल f इज इक्वल टू 1/t
1/t के जगह पर हम यदि आधा चक्र का समय अंतराल निकालेंगे तो πm/qb या लिखेंगे आधा चक्र का आवृत्ति हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, ये ऊपर चल जाएगा qb/πm। और यदि अगर हमें पूरा चक्र की बात करना हो तो पूरा चक्र की आवृत्ति F इज इक्वल टू, तो qb/2πm हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये तो हमारा आवृत्ति हो गया। यदि सपोज दैट यदि हमें निकालना हो कोणीय आवृत्ति, चूंकि ये कोण बना रहा है, एंगल बना रहा है, तो इसका अगर कोणीय आवृत्ति निकालेंगे, कोणीय आवृत्ति ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, 2π और इनटू, आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहेंगे, यदि आधा चक्र का कोणीय आवृत्ति पूछे तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यदि पूरे चक्र का कोणीय आवृत्ति पूछेगा तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मान लेते हैं पूरे चक्र का हम निकालते हैं, पूरे चक्र का कोणीय आवृत्ति ओमेगा इज इक्वल टू 2πf और f के जगह पर हम qb/2πm, 2π कट जाएगा तो आप लिख सकते हैं qb/m। ये आपका कोणीय आवृत्ति हो गया। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया कि किस तरह से साइक्लोट्रॉन काम करता है, इसका कार्य सिद्धांत क्या होगा, इसका रचना क्या होगा, इसका कार्य विधि क्या होगा, इसका सूत्र का निगमन कैसे कर सकते हैं, और इसकी अब हम लोग बात करेंगे परिसीमा क्या है, इसका प्रयोग क्या है, और एक न्यूमेरिकल हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम लोग एक और न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे, इसका कार्य सीमा। तो ये पूरी तरह से आपका साइक्लोट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसकी बात हम लोग बात करने जा रहे हैं साइक्लोट्रॉन की सीमाएं क्या हैं। इसके पहले हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं कि साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या है, साइक्लोट्रॉन का रचना क्या है, साइक्लोट्रॉन की कार्य विधि क्या होगी, साइक्लोट्रॉन के जो त्रिज्या होंगे, मीन्स जो आपका धनावेशित कण है उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसका आवृत्ति क्या होगा, उसका समय अंतराल क्या होगा, उसका कोणीय वेग क्या होगा, ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करने जा रहे हैं साइक्लोट्रॉन की सीमाएं। चूंकि हर चीज की एक सीमाएं होती है, तो यहाँ पर साइक्लोट्रॉन की भी एक निश्चित सीमाएं है और इसका एक उपयोग है। तो इसका उपयोग और परिसीमाएं की बात करते हैं। तो साइक्लोट्रॉन की सीमाएं क्या है, तो सबसे पहली बात करते हैं, ये अनावेशित कणों को त्वरित नहीं कर सकता है। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन क्या होता है, तो साइक्लोट्रॉन ऐसा युक्ति है जो धनावेशित कणों के द्वारा उच्च ऊर्जा को त्वरित कर सकते हैं। तो यहाँ पे धनावेशित कण है, इसीलिए अनावेशित कणों को ये त्वरित नहीं कर सकता है। सेकेंड की बात करते हैं पॉइंट सेकेंड में, साइक्लोट्रॉन से निकलने वाले आवेशित कणों की ऊर्जा सीमित होती है। जो साइक्लोट्रॉन से हम कोई ऊर्जा का निर्माण करते हैं तो वो उसका एक लिमिटेशन होता है कि इतना ही ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो इसीलिए साइक्लोट्रॉन से ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो एक सीमित होती है कि कितना हमें उससे ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। तीसरा जो है, साइक्लोट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्वरित नहीं होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है। जैसे ही हम लोग साइक्लोट्रॉन पढ़ रहे थे तो वहां पर आपको तीन चीज बताए थे कि साइक्लोट्रॉन धनावेशित कणों को वो उच्च ऊर्जा से वो त्वरित कर देता है। तो धनावेशित कण में हमने बताया था प्रोटॉन हो गया, ड्यूट्रॉन हो गया, अल्फा कण हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को ये त्वरित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। तो इस तरह से साइक्लोट्रॉन की सीमाएं हैं। अब बात कर रहे हैं साइक्लोट्रॉन का अनुप्रयोग क्या है, क्योंकि साइक्लोट्रॉन पढ़े तो ये क्यों पढ़े, इसका उपयोग क्या होगा, कहाँ होगा, उसकी बात हम लोग करेंगे। साइक्लोट्रॉन की
अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। सबसे पहला उपयोग है कि साइक्लोट्रॉन द्वारा उच्च ऊर्जा तक त्वरित कण नाभिकीय विघटन में प्रयुक्त किए जाते हैं। जो साइक्लोट्रॉन द्वारा उच्च ऊर्जा निकाले जाते हैं वो नाभिकीय विघटन में इसका प्रयोग किया जाता है। अतः इनका प्रयोग नाभिकीय संरचना ज्ञात करने में किया जाता है कि जो नाभिकीय संरचना है वो कैसी बनी हुई है उसको ज्ञात करने के लिए हम साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड जो इसका अनुप्रयोग है, साइक्लोट्रॉन द्वारा अर्जित आवेशित कण संघट्ट द्वारा दूसरे उच्च ऊर्जा वाले कण जैसे न्यूट्रॉन उत्पन्न करते हैं। जैसे प्रोटॉन उसमें संघट्ट करते हैं, धनावेशित कण संघट्ट करते हैं, तो उसके संघट्ट के द्वारा एक दूसरे टाइप के जो कण होते हैं जैसे हमारा न्यूट्रॉन उससे उत्पन्न हो जाता है, जिनका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में करते हैं। न्यूट्रॉन का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में हम लोग करते हैं। तीसरा जो है अनुप्रयोग, साइक्लोट्रॉन का प्रयोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप उत्पन्न करने में किया जाता है जो अस्पतालों में प्रयुक्त किए जाते हैं। रेडियो आइसोटोप केमिस्ट्री में आप लोग पढ़िएगा। ये जो है अस्पताल में इलाज वगैरह करने के लिए हम साइक्लोट्रॉन के द्वारा आइसोटोप उत्पन्न करते हैं जो कि अस्पताल में इसका इलाज में प्रयुक्त होता है। और लास्ट जो है साइक्लोट्रॉन का प्रयोग आयनों को ठोसों में व्यवस्थित करके उनके गुणों को परिवर्तित करने अर्थात पेय पदार्थ बनाने में भी किया जाता है। जिस तरह से हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, बहुत प्रकार का कोल्ड ड्रिंक्स होता है, थम्स अप, कोको कोला, आपका लिम्का, ये सब जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं इसको निर्माण के लिए हम साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो आयन होते हैं आयन को ठोस में परिवर्तित कर उसको पेय पदार्थ के रूप में बनाया जाता है, तो ये साइक्लोट्रॉन के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे और न्यूमेरिकल बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो थ्योरी आप पढ़ते हैं उस थ्योरी पर, उस फॉर्मूले पे यदि आप न्यूमेरिकल नहीं बनाते हैं तो वो थ्योरी आपके लिए इनकम्प्लीट मींस अधूरा रह जाता है। इसीलिए उस न्यूमेरिकल को भी आप लोग जरूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कितना होगा। अब हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे, इसके पहले हम लोग साइक्लोट्रॉन पढ़े, साइक्लोट्रॉन के बारे में जो भी थ्योरी रिलेटेड फॉर्मूले थे वो सारे चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो का सबसे लास्ट जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल में हम लोग 2 न्यूमेरिकल बनाएंगे और आप लोग भी कोशिश करिएगा ये न्यूमेरिकल बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना हुआ। और न्यूमेरिकल बनाने का जैसे आप जानते हैं कि बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले ध्यान से न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं और उसके जो वैल्यू दिए हुए रहते हैं उसको हम पहले नोट करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस न्यूमेरिकल को बनाते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है कि जब साइक्लोट्रॉन को प्रोटॉन के द्वारा त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो इसके डीएच के लंबवत π/2 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र लगाना पड़ता है। इसके अंतर्गत प्रयुक्त प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति का मान क्या होना चाहिए। यहाँ पर जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग नोट करते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन हम पहला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा दिया हुआ है B का वैल्यू π/2 टेस्ला और कुछ वैल्यू दिया नहीं है। और हमें निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू वाट, फ्रीक्वेंसी निकालना है B। और हम जानते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आप लोग पढ़े होंगे। मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू ये आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और Q मीन्स E जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिंस F इज इक्वल टू, आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जैसे हमने अभी पढ़ा, फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू QV/2πm, F इज इक्वल टू QV/2πm। और यहाँ पर m जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन है। तो हम अगर हमें B निकालना है सो
B इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ये F इंटू 2πm, m का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन हम कर लेते हैं और बाई Q कर लेते हैं। F के जगह पर हमें तो निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं। यहां पर ये बहुत तब तो आसान क्वेश्चन हो गया। Q के जगह पर हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रखते हैं और B के जगह पर B का वैल्यू π/2 रख लेते हैं और बाई 2π इंटू मास ऑफ प्रोटॉन की जगह पर 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ये पाई कैंसिल कर लेते हैं और ये आपका नीचे हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1.6 बाई और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 1.67 और इंटू देखिए -19 है और -27 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। प्लस 27 में से अगर 19 घटाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 7 1 8 मीन्स 10⁸ और इसको जब कैलकुलेशन करिएगा सो F इज इक्वल टू आपका जब कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आएगा 2.395 इंटू 10⁻7, ये हर्ट्स हो जाएंगे। या फिर इसको आप लिख सकते हैं, इसको लगभग के रूप में लिख सकते हैं, लगभग और 2 इसको आप लिख सकते हैं 24 मेगा हर्ट्स आप लिख सकते हैं। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.39 या फिर इसको आप लिख सकते हैं 3.95 और इंटू 10⁻6 हर्ट्स लिख सकते हैं। हर्ट्स को हम अगर मेगा हर्ट्स में लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 24 मेगा हर्ट्स। याद रखिएगा, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि B चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है, B इज इक्वल टू π/2 टेस्ला। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कह रहा है कि F इज इक्वल टू वाट करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन हम जानते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और Q नहीं दिया है तो मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है, आवेश का जो मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये लिखने के बाद ये फॉर्मूला हम जानते हैं आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का। F इज इक्वल टू QV/2πm और m जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन है और Q के जगह पर Q का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और B के जगह पर B का वैल्यू π/2 पाई इंटू MP मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन रखते हैं। इसको कैलकुलेशन करिएगा आएगा 2.395 इंटू 10⁻7 हर्ट्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 23.95 इंटू 10⁻6 हर्ट्स या फिर इसको हम लगभग के रूप में लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 24 मेगा हर्ट्स। ये आप भी न्यूमेरिकल बनाइएगा और बना करके बताइएगा कि आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व किए तो कितना आंसर आया है। तो अब हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल भी आप लोग कोशिश करिएगा बनाने के लिए, बहुत ही आसान होता है न्यूमेरिकल बनाना, सिर्फ फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला मालूम हो जाएगा तो आराम से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। हम सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। साइक्लोट्रॉन की दोलित आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज है, यानी कि F दिया हुआ है आपका 10 मेगाहर्ट्ज। 10 मेगाहर्ट्ज को आप 10 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्राचलन चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होना चाहिए, B का मान पूछ रहा है। तो प्रोटॉन यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन आप जानते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg कर लेते हैं और E का वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और कूलम कर लेते हैं। यदि डीज की त्रिज्या 60 सेमी हो, आर का वैल्यू 60 सेंटीमीटर हो, इसको मीटर में चेंज करते हैं 60 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, तो त्वरक द्वारा उत्पन्न प्रोटॉन पुंज की गतिज ऊर्जा क्या होगा, के पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी निकालते हैं। जैसे पहला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बी निकाले हैं। सिंस एफ इज इक्वल टू हम लोग अभी निकाले हैं QB/2πm और हमें अगर B निकालना हो तो B इज इक्वल टू कर सकते हैं
f इंटू 2πm और बाई ये q कर लेते हैं। f के जगह पर f का वैल्यू रख लेते हैं 10 इंटू 10⁻6 और 2 इंटू 3.14 और इंटू मास ऑफ प्रोटॉन की जगह पर हम लिख लेते हैं 1.67 इंटू 10⁻27 और बाई में कर लेते हैं q की जगह पर 1.6 इंटू 10⁻19। इसको कैलकुलेशन करिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका b का मान कितना आया। वैसे b का मान आप सॉल्व करिएगा तो 0.66 टेस्ला आना चाहिए। ये सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। आप ध्यान से समझिएगा, सिंस k इज इक्वल टू 1/2 mv² होता है और आप लोग को किसी भी आवेशित कण की जो त्रिज्या हम लोग पढ़े हैं और mv/qv हम लोग पढ़े हैं, चूंकि r इज इक्वल टू mv/qv पढ़े हैं। यदि हमें r निकालना v निकालना होगा तो हम r q v और बाई m कर लेते हैं। यदि v निकालना हो तो r q v बाई m कर लेते हैं और v की जगह पर v का वैल्यू पुट करते हैं तो k इज इक्वल टू 1/2 और m v की जगह पर ये हमारा r² q² v² बाई m करते हैं, m कैंसिल हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं 1/2 r² q² v², या फिर आप इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं r q v का होल स्क्वायर। हमें निकालना क्या है काइनेटिक एनर्जी। सो k इज इक्वल टू 1/2 और r के जगह पर r का वैल्यू पुट करते हैं 60 इंटू 10⁻² और b के q के जगह पर 1.6 इंटू 10⁻19 और इंटू b के जगह पर b का वैल्यू 0.66 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। क्योंकि टोटल का पावर स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेते हैं। इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आएगा 1.2 इंटू 10⁻12 1.2 इंटू 10⁻12 जूल आएगा। लेकिन हमें निकालना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1.2 इंटू 10⁻12 में यदि 1.6 इंटू 10⁻13 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻13। यदि इसको डिवाइड करिएगा तो आपका वैल्यू जो होगा वो 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा k का जो वैल्यू होगा काइनेटिक एनर्जी 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये न्यूमेरिकल इस तरह से बन जाता है। सबसे आसान न्यूमेरिकल है बनाना। कब आपको आएगा, जब आपको ये मालूम रहेगा कि क्या क्या वैल्यू दिया रहेगा और उसका फॉर्मूला याद रहेगा तब। इसीलिए थ्योरी को ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, फॉर्मूले को दिमाग में रखना चाहिए। और यदि आप न्यूमेरिकल बना लेते हैं तो वो फॉर्मूला जो है आपके दिमाग में बैठ जाता है। इसलिए न्यूमेरिकल बनाना चाहिए। जो भी थ्योरी पढ़ते हैं, जो भी फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो उस फॉर्मूले पे, उस थ्योरी पे न्यूमेरिकल को सॉल्व जरूर करिए। तो इस तरह से ये हमारा साइक्लोट्रॉन का वीडियो आपको कैसे लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। और यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इससे भी अच्छा न्यूमेरिकल थ्योरी आपको मिलेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।